नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित जो अमेंडमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इसको हम समझेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अब तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं, लेकिन हम सभी को नहीं देखेंगे, जो इसमें मुख्य हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, उनको देखेंगे। एक इस 368 ये जो आर्टिकल है, इसके जरिए हम क्या कुछ संविधान में संशोधन कर सकते हैं और कैसे कैसे संविधान संशोधन को किया जाता है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाकी काफ़ी यूजफुल कंटेंट इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट भी बाद में चेक कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 है, जो संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान है। अब 368 संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं, जो कि इस प्रकार है। देखो, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को जोड़ने, बदलने या हटाने की शक्ति दे सकते हैं, बशर्ते संशोधन संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित ना करे। यानी कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई इफेक्ट नहीं किया जाएगा। सीमा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, जो 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई थी। देखो, ये जो आर्टिकल 368 है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कैसे इफेक्ट करता है, कैसे करता है, इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जहां बैठेगी, पार्लियामेंट में अपर या लोअर हाउस में जाके ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, ना कि किसी भी स्टेट में बैठ के ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। स्टेट में मतलब कि जो हमारा विधानसभा या विधानमंडल है, वहां पे जाके, विधान परिषद है, वहां पे जाके ये चीज नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, जो भी संशोधन करना चाहता है वो कोई मंत्री हो सकता है, कोई गैर सरकारी सदस्य हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कोई राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यक नहीं। कोई भी जा सकता है पार्लियामेंट में, मतलब अमेंडमेंट से रिलेटेड चीज को वहां पे पेश कर सकता है। पारित करना और विशेष बहुमत क्या बोलते हैं कि जब ये जो अमेंडमेंट है ये संसद में तभी पारित होगा जब सदन की जो अपर हाउस, लोअर हाउस है, यहाँ पे जो सदस्य संख्या है, इसके 50% इसमें क्या बहुमत देते हैं कि हाँ, इसको एक्सेप्ट करो, इसको पारित करो। और दूसरा, 2/3 जो है यहाँ पे सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। ठीक है। सदन में जो भी उपस्थित होंगे उनका मतदान प्रतिशत यहाँ पे ये लिया जाएगा। प्रतिरोध का अभाव देखिए, ये 4th पॉइंट कहता है कि जो भी अमेंडमेंट के लिए संसद में जो बिल लाया गया है, तो ऐसा नहीं कि दोनों सदन जो है एक साथ ही उस पर अपनी जॉइंट सेटिंग करेंगे तभी जाके वहां पे ये पारित होगा। दोनों अलग अलग जब भी बैठेंगे वो उस पर चर्चा करके विधेयक को पास कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे कि अभी हमने कहा 50% इसमें जो है हामी होनी चाहिए कम से कम, या 2/3 यहाँ पे मत होना चाहिए। 5th पॉइंट आपसे कहता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पे राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लो संघीय ढांचे से संबंधित, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हो, केंद्र राज्य संबंध हो, 7वीं अनुसूची या स्वयं अनुच्छेद 368 से संबंधित हो सकते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन कोई करना चाहे, इससे संबंधित कोई भी अगर वो बिल लेके आते हैं, मतलब कि अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए। रेटिफिकेशन, यानी कि जैसे हमारे अभी 28 स्टेट हैं, तो लगभग इन 28 स्टेट के आधे, 14 दूने 28, 14 स्टेट्स से कम यहाँ पे हमें अनुमोदित करवाना पड़ेगा उस बिल को। 14 स्टेट से मंजूरी चाहिए होगी कि भाई हम संसद में कुछ ऐसा परिवर्तन करवाना चाहते हैं। खैर, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है संसद का, लेकिन कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करवा रहे हैं कुछ पावरफुल पदों पे, जैसे प्रेसिडेंट की बात कर दी है, खुद आर्टिकल की बात कर दी 368 की, तो वहां पे इसको ध्यान से हर एक स्टेट से इसको रिफ्लेक्ट करवाना जरूरी है, रेटिफिकेशन करवाना जरूरी है। 6th पॉइंट बोल रहा है राष्ट्रपति की सहमति। देखो, जब दोनों सदन जो है उस बिल को एक्सेप्ट कर देंगे कि हाँ भाई, हम अमेंडमेंट के लिए ये संशोधन चाहते हैं, 368 को हमने मान लिया है, 368 के तहत जो बिल लाया जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1971 का, उसके अनुसार, ठीक है, वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो है इस बिल को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, अपनी सहमति उसमें देगा, और उसके बाद ही जो है प्रेसिडेंट इसको ना तो रोक सकता है, ना ही पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। ठीक है। मतलब बस प्रेसिडेंट ने इसको सीन करना है, साइन करने, और बिल आपका पास हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट 7th पॉइंट क्या बोल रहा है कि अधिनियम बनाना, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है और संविधान संशोधन हो जाता है। बस जैसे ही राष्ट्रपति ने साइन किए, समझ लो आपका संशोधन हो गया, लेकिन वो उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। ठीक है। देखो, यहाँ पे संशोधन के प्रकार को समझिए। आर्टिकल 368 के तहत तो 2 प्रकार के संशोधन होंगे, लेकिन एक संशोधन आपका ऐसा होता है जो इसके बाहर होता है, तो इसलिए संशोधन 3 प्रकार के हो जाते हैं। पर आर्टिकल 368 के तहत सिर्फ 2 हैं, 368 के तहत सिर्फ 2 हैं। ठीक है।
अब देखो पहला क्या है, जो ये है ये 368 के तहत नहीं है, ठीक है ना, नॉट अंडर द आर्टिकल 368, मैं 3 कह रहा था ना, तो ये पहला वाला है जो कि नहीं है इसके अंतर्गत। इसके बाद के जो दो हैं वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं। तो पहला जो ये है जो नहीं है 368 के अंतर्गत, इसको समझ लो ये क्या है। हो सकता है कभी पूछ लिया जाए आपसे, जैसे कोई नया राज्य बनाना हो, ठीक है, या राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं को बढ़ाना हो, घटाना हो, ठीक है, उनके नामों को परिवर्तन करना हो, नागरिकता से संबंधित प्रावधान हो, संसद में प्रक्रिया नियम से संबंधित संशोधन हो, तो ये सब जो है किए जा सकते हैं, लेकिन ये साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। इसमें आर्टिकल 368 का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 368 के द्वारा जो अमेंडमेंट किए जाते हैं वो दो हैं, ये संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, ठीक है। अब जो ये 368 के तहत पहला है यानी कि विशेष बहुमत द्वारा, देखो ये क्या कह रहा है, जैसे कि मूल अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, राज्य के नीति निर्देशों तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी हम जिसको कहते हैं, वे सभी प्रावधान जो न तो साधारण बहुमत से और न ही राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधित होते हैं, वो सब विशेष बहुमत द्वारा संशोधन इनमें किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट था मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका, वो कह रहा है कि विशेष बहुमत अनुसमर्थन, जैसे अभी हमने जस्ट देखा था कि अगर 368 में ही संशोधन करना हो, 7वीं अनुसूची में कोई भी जानकारी ऐड करनी हो, कुछ भी उसमें संशोधन करना हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना हो, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का कुछ भी परिवर्तन करना, न्यायाधीशों की संख्या घटानी बढ़ानी हो, कई सारी चीजें हैं जो कि मतलब संविधान में मतलब ढांचे में परिवर्तन करने वाली बात है, लेकिन बेसिक ढांचे में नहीं। तो ये क्या है, अनुसमर्थन द्वारा, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ पे अन्य स्टेट की परमिशन भी आपको चाहिए होगी, ठीक है। कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा आपको बहुमत मिलना आवश्यक है, और तब फिर अपर हाउस लोअर हाउस का विशेष बहुमत मिलना जरूरी है 50%, ठीक है, या 2/3 मत प्रणाली जो होगी वहां पे, और उसके बाद आपके प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो आपका जो अमेंडमेंट है ये क्या हो जाएगा, मतलब ये पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। आई होप आपको ये समझ में आया हो, नहीं आया है तो आप कमेंट करना, देन नेक्स्ट टाइम आपको मैं फेस वीडियो बना के या व्हाइट बोर्ड के थ्रू इसको समझा दूंगा। तो देख लो, प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स क्या थे, ठीक है। सबसे पहले इसको समझिए, पहला देख लो, सबसे पहला है संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। देखो इसमें क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी, आर्टिकल जो हमारी अनुसूचियां होती हैं उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के प्रावधान को जोड़ा जा सके, ठीक है। फिर 7वां आपका संशोधन हुआ था 1956 में, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था 1956 में, ठीक है। क ख ग वर्गों के राज्यों की समाप्ति की गई और 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया गया था 1956 में। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई थी। संशोधन देख लीजिए 1971 में हुआ था, संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति पुष्टि की गई थी। यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देगा, ठीक है, यानी कि जो संविधान संशोधन है उस पर प्रेसिडेंट की सहमति देनी आवश्यक है, जो अभी जस्ट हमने पढ़ा था 1971। आगे देखिए, जो 38वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया। बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया था, ठीक है। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे जो है सवाल आते हैं एग्जाम में, मिनी संविधान भी इसको कहा जाता है, ठीक है। प्रस्तावना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जो है संविधान में ऐड किए गए थे, ठीक है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 को जोड़ा गया था, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था, ठीक है। फिर आर्टिकल 44 आ जाता है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर केवल कानूनी अधिकार आर्टिकल 300A बनाया गया था, ठीक है, जिसके आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर और दूसरा जो था इसमें आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, दल बदल विरोधी कानून था, एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान में जोड़ गया, इसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। फिर 61वां संविधान संशोधन आपका 1989 में हुआ था, लोकसभा, राज्यों और विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब आप 18 साल से जो है वोट दे सकते हैं।
73वां संविधान संशोधन देख लीजिए 1992, ठीक है। यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और भाग जो 9 है, एक्चुअली जो पार्ट 9 है उसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके अलावा 74वां आर्टिकल देख लीजिए, 74वां संशोधन 1992 में हुआ था। शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और भाग 9A को 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी, ठीक। इसके अलावा 46वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अनुच्छेद 21A को इसमें जोड़ा गया था और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा जाता है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? 2002 में बनाया गया था। 86वां अमेंडमेंट ये था आपका। फिर 1992 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था हमारा 2003 में, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो 4 नई भाषाएं थी इनको जोड़ा गया था और तब यहाँ से जो है कुल 22 भाषाएं हमारे शामिल हो गई थी। चलिए 97वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। संविधान संशोधन 2016, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था यहाँ पे 2016 में, ठीक है। गुड्स सर्विस एंड टैक्स, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता जीएसटी क्या है, बस जीएसटी लगे रहते हैं, ठीक है। तो गुड्स सर्विस एंड टैक्स इसको कहा जाता है और अभी इसमें एक अमेंडमेंट हो गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। अभी हाल ही में कौन सा क्या अमेंडमेंट किया गया है इसमें, क्या इसमें कुछ संशोधन, मतलब संविधान में भी संशोधन किया गया है या सिर्फ इसमें जीएसटी में संशोधन किया गया था और उसके तहत क्या किया गया? क्या वस्तुओं सामान का जो रेट था वो घटा या सिर्फ ये कागजों में ही ये संशोधन हुआ है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो, 102 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। अब ये 103वां जो संविधान संशोधन था 2019 का, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया गया था। 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये 2020 में हुआ था। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं को एससी और एसटी के लिए सीटों को आरक्षण को 10 वर्ष के लिए यानी जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। आंग्ला भारतीय समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था इसमें, ठीक है। 105वां संविधान संशोधन देख लो 2021, राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एससी बीसी एस की अपनी सूची बनाने की शक्ति को बहाल की गई थी, ठीक है। खुद की अपनी सूची ये बना सकते हैं, सेबी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। संविधान संशोधन हुआ था 2023 में 106वां, ठीक है। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कि विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान यहाँ पे किया गया था। 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, और बाकी कोई चीज़ समझ में आए हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, आपको उसको मैं डिफाइन कर दूंगा।